Namaste, good evening. Welcome to Indian Correspondent Talk Show, and we have today our esteemed guest, Dr. O.P. Kuldeep. Dr. O.P. Kuldeep is Additional Director, Principal, Chief Medical Officer, Government of Rajasthan. He is also connected with Center for Disease Control, Atlanta, Georgia, and he is also giving contactless facility advice treatment for COVID-19 patient. Dr. O.P. Kuldeep ji, I am most privileged to have you on the Indian Correspondent Talk Show. Thank you for being with us. Today we will talk about the general questions on COVID-19 which public has on its mind. आज हम बात करेंगे COVID-19 पे आम लोगों में जो सवाल होते हैं डॉक्टर ओपी कुलदीप जी से. थैंक यू, धन्यवाद ओपी कुलदीप जी. ओपी कुलदीप जी, प्राइमरी सिम्टम्स क्या है किसी आदमी को अगर कोरोना इन्फेक्ट हुआ है या वायरस उसके अंदर चला गया है, तो क्या प्राइमरी सिम्टम्स उसको आते हैं? राहुल जी, प्राइमरी सिम्टम्स जो पॉजिटिव कोविड के हैं, फीवर है, कफ है, बॉडी एक है. अगर ये सिम्टम आपके आ रहे हैं तो आप ये सोचें कि मेरे कोरोना हो सकता है, आई मे बी पॉजिटिव. तो उसके लिए मैं आगे भी आपको एडवाइस आगे बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी आप काम करें उस कार्यस्थल से, जॉब से आप अपने आप को विड्रॉ करें टेम्परेरी, और आप अपने आप को होम आइसोलेट कर लें और सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए, और फैमिली से भी आप आइसोलेट हो जाए और अपना सेपरेट रूम विथ अटैच्ड बाथरूम, उसमें आप अपना वहाँ पे रहें. और आप फिर आगे से किसी भी लर्नेड क्वालिफाइड चिकित्सक और डॉक्टर उससे कांटेक्ट कर लें. और आप टेस्ट के लिए भी सोच लें कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कोविड टेस्ट RT-PCR टेस्ट करवाना है, और उसके लिए आप सोचें. मेरा जो कहने का मतलब ये है कि इसमें अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट. अगर आप ये ना सोचें कि भाई मेरे सभी लोगों के कोरोना हो सकता है लेकिन मेरे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको यू मस्ट गो फॉर द टेस्ट. हो सकता है आप नेगेटिव आ जाए तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, आपके सिम्टम्स को वॉच करना पड़ेगा, और आपको रेगुलर डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा. क्वालिफाइड डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें आप, और अपने आप को क्वारंटाइन ही रखें और आइसोलेटेड करें जब तक कि आप टेस्ट नहीं करें. सेकेंडरी सिम्टम्स क्या है डॉक्टर कुलदीप, जब आदमी को ये सोच लेना चाहिए कि अब उसको कोविड टेस्ट कराना ही है? मेरा कहना इसमें यह है कि राहुल जी कि अगर ये सिम्टम्स भी आ जाते हैं तो हमें अर्लीस्ट टेस्ट करा लेना चाहिए, RT-PCR टेस्ट. कि मैं आपको वापस बोलूँगा कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट. तो अगर हमें पहले जल्दी जांच हो जाएगी और उसमें डायग्नोस हो जाएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट रेट स्टार्ट होगा, तो हमें मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन में जाने से हम बच जाएंगे. कई लोग जब सिम्टम्स आते हैं तो टेस्ट नहीं कराते या फिर अपने ही सेल्फ मेडिकेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर या सगे संबंधी की राय लेने चाहते हैं. वो किस तरह के खतरे की तरफ जाते हैं? अपना सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए. होम रेमेडी आप जो भी है आपके इम्यून सिस्टम वाली वो करते रहें, लेकिन अपना खुद का इलाज और घरेलू उपचार से कोविड ठीक हो नहीं सकता. जितने भी काढ़ा और जितने भी लोग हैं वो ये अदरक और जिंजर ये जो करते हैं, ये सारे इम्यून को सिस्टम को बूस्ट करने के लिए है. ये कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. गर्म पानी के गरारे, गर्म पानी पीना, ये भी एक ट्रीटमेंट नहीं है. अगर कोविड का वायरस अगर बॉडी की सेल में, सिस्टम के सेल में पेनिट्रेट कर जाता है, एंटर कर जाता है, वो नहीं मरेगा. चाहे आप कितना भी गर्म पानी पिए, चाहे गैलन्स में पिए, वो नहीं मरेगा. कई बार लोग कहते हैं कि कोई गले में खराश हो रही है, किसी को सर्दी हो रही है, तो एकदम से गर्म पानी के गरारे करने से कोविड से बच जाएंगे. तो ये होता है, इससे कुछ फायदा? देखिए, अपना पुराना सोच है, डॉक्टर्स की भी सोच है
कि पहले से जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूआरआई जिसको अपन बोल सकते हैं, हर छोटा मोटा सर्दी जुकाम हो जाता है, आपने कोई ठंडा चीज़ ज़्यादा पिया हो, कोल्ड फ्रीज का यूज़ कर लिया हो तो उससे गले में दर्द हो सकता है। तो एक ही रूटीन की प्रक्रिया है कि इसके अंदर आप हॉट सलाइन गार्गल्स कर सकते हैं, गर्म पानी के गरारे। लेकिन अगर वायरस एंटर हो गया है सेल के अंदर तो वो उससे नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसके लिए आप कर सकते हैं। गर्म पानी पीने की मैं एडवाइस को देता हूँ। थैंक यू। गर्म पानी के गरारे, हॉट सलाइन गार्गल्स जिसको कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर कुलदीप, कई बार लोग टेस्ट कराते हैं एक लेबोरेटरी में, फिर दूसरी लेबोरेटरी में, कई बार एक में पॉजिटिव आता है, दूसरे में नेगेटिव, या एक दिन पॉजिटिव आता है, तीसरे दिन नेगेटिव, ऐसा क्यों होता है? नहीं, अगर कोई व्यक्ति का टेस्ट हुआ है किसी संक्रमण टेस्ट में, अगर वो पॉजिटिव आया तो कंफर्म पॉजिटिव ही है। अगर उसने टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव है, मीन्स उसके बॉडी के अंदर वायरस है और वायरल लोड है, इसलिए वो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति एकदम से फ्री हो जाए और वो अपने लोगों से मिलना जुलना भी स्टार्ट कर दे और अपने वर्क प्लेस पे चला जाए कि भाई मैं तो पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं तो नेगेटिव आ गया। ये देखो राहुल जी, इसके लिए नेगेटिव की ये सोच है इसमें कि हमारी जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो आरटीपीआर टेस्ट है, आरटीपीसीआर जिसको हम बोलते हैं टेस्ट है, ये हमारे पास में इसकी 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, इवन लेस देन 70% इसकी एक्यूरेसी। उसके कारण है आपका फॉल्टी सैंपल कलेक्शन हो सकता है, आपका सैंपल कलेक्शन फॉल्टी के साथ में आपका फॉल्टी ट्रांसपोर्टेशन सैंपल कलेक्शन से लैब तक जाने तक हो सकता है, आपकी फॉल्टी लैब टेक्निक्स हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है पेशेंट के जिस टाइम पे टेस्ट किया हो उस टाइम पे वो उसके बॉडी में वायरल जो लोड है वो कम हो तो उस कंडीशन में वो नेगेटिव आ जाएगा। आप वेट फॉर 2-3 डेज। अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं या सिम्टम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको टेस्ट रिपीट कराएं और ये नहीं सोचें कि भाई मैं नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कोविड पॉजिटिव आने के बाद आदमी को डाइट में कुछ चेंज करना चाहिए या जो वो नॉर्मल खा पी रहा है वो कंटिन्यू रखना चाहिए? डाइट में मेरा कहना है आपके सारे वेजिटेबल्स खाने में, दूध है, रोटी चपाती जो भी है, रूटीन के सारा खाना आप खा सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाएं और लिक्विड लें, दूध पिए, जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं। खाना जो घर में खा रहे हैं खाएं। टाइमली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होना चाहिए, भूखे रहने का कोई कारण नहीं। धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप। कोविड में जो होम आइसोलेशन में लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, उनके लिए सजेस्टेड ट्रीटमेंट क्या है? क्या सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट, एक ही दवाइयों का जो शेड्यूल है, प्रोसीजर है वो है, या माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट सिम्टम के अलग अलग दवाइयां हैं? कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसके अंदर डिफरेंट सिचुएशन, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसके लिए मैं नहीं चाहूँगा कि घर पे कोई आदमी अपना खुद का सेल्फ मेडिकेशन करे, उनको नहीं करना चाहिए। उनको डॉक्टर के, क्वालिफाइड चिकित्सक के, क्वालिफाइड डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए और टर्सरी लेवल के इंस्टीट्यूशन से, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से उनके संपर्क में रहना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको आप सिम्टम्स आपके बढ़ गए, आपका रेस्पिरेशन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, आपका डायरिया भी हो सकता है और आपके अदर बॉडी के भी अंदर बहुत सारे सिम्टम आ सकते हैं। आपको कोमोर्बिड हो तो आपके हाइपरटेंसिव हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपके है, अगर आप डायबिटिक भी हो तो आप थोड़े से ज़्यादा रिस्की हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपको उस कंडीशन में अगर आप ये साथ आपके ये प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है विथ पॉजिटिव तो आपको टर्सरी लेवल के इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। आपको कभी भी ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है, आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने का मतलब ये है कि आपके जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो प्रभावित होंगे। थैंक यू डॉक्टर कुलदीप। डॉक्टर, किसी को कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है किसी लैब से, तो उसको डॉक्टर
कैसे डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए? वो फिजिशियन होना चाहिए या वो सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर या जान पहचान का या नॉन फिजिशियन से भी वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या कोई डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अलॉट कर रखे हैं? डॉक्टर कैसे मिले एक आम आदमी को? एक तो ये क्वालिफाइड चिकित्सक अवेलेबल हो गया तो वो आपके जो माइल्ड सिम्टम्स तक तो उसको आप होम क्वारंटाइन करके भी आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि कोविड के अंदर आपको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अदर मेडिसिन, सारी सुविधाएं ये सब चाहिए। तो आपको मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आप सिर्फ ये ठीक है कि आप मान लो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप किसी अदर भी डिजीज से प्रभावित नहीं हो, आप सफ़र नहीं कर रहे हो, जैसे आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, आपकी लंग्स के कोई डिजीज है, आपके अस्थमा है, आप ट्यूबरकुलर हो, आपकी डायबिटीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोविड सेंटर जो है टर्शरी लेवल के जो हॉस्पिटल ने, गवर्नमेंट ने जो कोविड सेंटर बनाए हैं उनसे कॉन्टैक्ट में आपको रहना चाहिए कि सपोज आपको ऐसी परिस्थिति में कभी भी आपको ऑक्सीजन का लेवल अगर डाउन होता है, उस कंडीशन में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है, आपको काफ़ी गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, आप माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में पहुंच सकते हो। इसलिए आपको रेगुलर डे एंड नाइट 24 आवर्स आपको कॉन्टेक्ट में रहना है। कोविड में जो होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको किस टाइम पे ये सोच लेना चाहिए कि अब उनको अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए? ऐसे क्या सिम्टम्स वो देखें कि एडमिट होना चाहिए? कायदे से तो अभी जो पेंडेमिक कोविड जो चल रहा है उसमें हम लोगों ने इतना ये सोचा नहीं था कि भाई हमारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी इतनी होंगी जिस प्रकार से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये तो कोविड के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मैं मेरी सोच ये बता रहा हूँ कि कोविड को अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन में देखरेख में डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में रहता है तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। अगर लेकिन अभी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे संसाधनों की कमी है, वहाँ पे थोड़ा सोचता आदमी कि भाई मैं थोड़ा सा फियर है उसके कि वहाँ पे मेरी व्यवस्था सही नहीं होगी, खाना सही नहीं मिलेगा और मैं आइसोलेट हो जाऊँगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो उस परिस्थिति में अगर माइल्ड केस है तब तक तो उसको घर पे भी, लेकिन उसमें भी है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के कॉन्टैक्ट और कनेक्शन में रेगुलर उसको रहना ही पड़ेगा। और कभी भी वो माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन में अगर पहुँचता है तो फिर आपको जो आपको टर्शरी लेवल के इंस्टीट्यूशन में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। और डॉक्टर्स की जो टीम है, कोविड की टीम बना रखी है, उस कोविड की टीम के अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा उनके दिन। और वो ज़्यादा ठीक है ताकि व्यक्ति कहीं कोई किसी रिस्क में और किसी गंभीर अवस्था से उसको जूझना ना पड़े। थैंक यू डॉक्टर कुलदीप। जो दवाइयाँ क्या अवेलेबल हैं कोविड की मार्केट में या शॉर्टेज है? कई लोग का सवाल है कि क्या हमें दवाइयाँ एडवांस में रख लेनी चाहिए घर पे? देखिए, मैं कहता हूँ कि कोविड के लिए घर के अंदर कोई दवाई, मैं आपको पहले ही बोला हूँ अभी कि अपना सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए, वो नुकसान होता है और घातक भी हो सकता है। तो आप उसके लिए ये है कि आप जैसे आपके फीवर आ रहा है तो आप पैरासिटामोल सिम्टोमेटिक उसके लिए ले सकते हो जो फीवर के लिए है। अदरवाइज सभी मेडिसिन मार्केट में भी अवेलेबल हैं और कोविड सेंटर्स में अवेलेबल हैं, इंजेक्शन भी अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन जो बहुत इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन की। वेंटिलेटर तो लास्ट में जब होता है, जब सीवियर स्टेज हो जाती है, जब पहुँचता तब, लेकिन हम चाहते हैं कि वेंटिलेटर की स्टेज नहीं आए, इसलिए ऑक्सीजन की व्यवस्था। तो ये सब कोविड सेंटर से ये सभी फैसिलिटी अवेलेबल है और मेरे ख्याल से मैं ये सोचता हूँ कि किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोविड सेंटर में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर आप एडमिशन करते हैं तो उनकी देखरेख में आप रहें। 10-13-14 दिन का टाइम है, उसमें रहें। रोज सके तो आप अगर आपको हल्का खाना पसंद नहीं है, आप घर से उस फूड अपना मंगवा लीजिए, लेकिन आपको कोविड टीम के अंडर में ट्रीटमेंट लेना मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा, ताकि आपको कोई किसी तरह की रिस्क से आपको जूझना ना पड़े, गंभीर अवस्था से किसी भी गंभीर अवस्था से जूझना ना पड़े। धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप। कोविड का जो एंट्री पॉइंट है बॉडी में, वो सबसे ज़्यादा आंखों से, नाक से या मुंह से जो ड्रॉपलेट आता है किसी के छींकने से, खांसने से, कहाँ से ज़्यादा संक्रमण फैलता है? ये ट्रांसमिशन है बीमारी, ये मुंह और नाक, खांसने और छींक
दो जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली नाखून, तो इनसे अंदर वायरस, इन्हीं के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है। मैक्सिमम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसी से ट्रांसमिट होता है कोविड पॉजिटिव से किसी दूसरे नॉर्मल आदमी। ये किस अंग को, जो बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट करके पकड़ता है, इन्फेक्ट करता है कोविड-19? एक्चुअली ये जब माउथ और नोज से ट्रांसमिट होता है तो ये सीधा माउथ और नोज के अंदर ही एंटर होगा और गले और नाक के थ्रू अंदर जाएगा। तो सबसे पहले अटैक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन रोग जो है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही सबसे पहले प्रभावित होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन का लेवल कम आना, ये सब चीज़ होती है। आजकल लोग गमछा पहन लेते हैं, रुमाल पहन लेते हैं, या घर में कॉटन के कपड़े से मास्क बना लेते हैं, और कई लोग मेडिकल मास्क पहनते हैं, कई N95 मास्क पहन रहे हैं। तो ये कोई भी कॉटन का मास्क, सिंगल लेयर, डबल लेयर, सब एक जैसा हेल्प करता है, या आप क्या रिकमेंड करेंगे कि एक आम आदमी जिसके पास N95 वगैरह नहीं ले सकता या नहीं जा सकता, क्या पहन सकता है वो मुंह और नाक? देखिए, वैसे हमारा अपना जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर मास्क एडवाइस्ड है। अब दो तीन स्थितियाँ आती हैं, जैसे आप नॉर्मल किसी अपने घर पे आसपास के अंदर जहाँ क्राउड नहीं है तो वहाँ पे लोग देखिए N95 थोड़ा महंगा भी होता है हर आदमी के लिए थोड़ा सा। देखो मैं यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उस स्थिति में अब डबल ट्रिपल लेयर का जो मास्क है वो कॉटन वाला पहनते हैं तो उससे प्रोटेक्शन तो होता है। लेकिन सपोज आप किसी बहुत बड़े क्राउड में जा रहे हो, आप इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रिस्क है, तो वहाँ पे तो N95 अगर अवेलेबल हो तो उसको पहनना चाहिए। बाकी ये गमछा, तौलिया, ये रुमाल थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, नाक और बुक और कवर करते हैं, लेकिन मास्क नाक और बुक को फुली कवर करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है और कोविड को संक्रमण को रोकने में, एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण रोकने में मास्क ज़्यादा प्रभावी। मास्क कई लोग आपने वही ज़्यादा है। धन्यवाद कुलदीप जी। मास्क कई लोग मुंह पे पहनते हैं, कई लोग मुंह और नाक दोनों पे पहनते हैं, तो कई लोगों की नाक खुली रहती है, मुंह पे पहनते हैं, और कई लोग यहाँ लगा के रखते हैं, तो क्या है ये? वो उसका कोई औचित्य नहीं है राहुल जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये ट्रांसमिशन इसका नाक और मुंह से हो रहा है और आपको संक्रमण मिल भी वहीं से रहा है, संक्रमण अगर दे भी रहा तो वहीं से निकलता है, तो नाक और मुंह दोनों ही फुली कवर्ड होने चाहिए, कवर्ड होने चाहिए। अगर आपको बचना और समाज को बचाना है, कम्युनिटी को सेव करना है, तो आपको ये दोनों नाक और मुंह को फुली कवर, मास्क से कवर करना चाहिए। कोरोना से कई लोगों की मौत हो रही है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं या जवान लोग हैं, तो ये मौत, एक ये जनरल वायरस है फ्लू जैसा, इसे मौत तक आदमी कैसे पहुंच जाता है और दम क्यों तोड़ देता है एक इंसान? देखिए राहुल जी, ये जो वैक्सीन ये जो वायरस है, ये एक नॉर्मल वायरस नहीं जो पहले थे उसमें, ये एक बिल्कुल डिफरेंट वायरस है। इसको हमें जानकारी भी नहीं थी। ये वायरस जब इस दुनिया में आया तो हमें सेब का वगैरह, जैसे क्रोम की सेब थी, हमारे पास लेबोरेटरी भी नहीं थी कि एक फिर इसके ट्रीटमेंट। अब इसमें मेरा जो कहने का मतलब कि हमारे संसाधन इतने इस वायरस को के लिए हम लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे पहले। हमारी सरकारें थी, मतलब मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सभी पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, ग्लोबल ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के सामने आई है, जिसके लिए कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, न हमारे पास कोई संसाधन थे। ये सारा कोविड आया, उसके बाद में सारे संसाधन डेवलप हुए। तो इसमें जो आपने डेथ की बात करी, डेथ का मेरा मतलब ये है कि इसमें माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं जैसे मैं यंग हूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो मैं ठीक हो जाऊँगा, टेस्ट नहीं कराएंगे, लेट टेस्ट कराएंगे, इतने सेल्फ मेडिकेशन लेंगे। सपोज उनके ऐसा कुछ नहीं है कि ओल्ड एज के या एल्डर पर्सन जो मोर देन 60 जो भी है उन लोगों के ही होगा ये पेशेंट और ये वही मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यंग पेशेंट जो लोग इसकी लापरवाही कर रहे हैं, टाइमली टेस्ट नहीं कर रहे, टाइमली डिटेक्ट नहीं हो रहा, डायग्नोस नहीं हो रहा, तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और उस कंडीशन में उनके जब वो मॉडरेट से सीवियर, माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में पहुंचते हैं, इसीलिए उनकी डेथ होती है। इसलिए मैं आपको पुनः एक बात बता रहा हूँ कि
टाइमली उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए, आपको केस डिटेक्ट हो जाए, टाइमली उसका डायग्नोसिस हो जाए एंड टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो पेशेंट की डेथ कम होती है। जो लोग अपने खुद के नुस्खे अपनाते हैं और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह नहीं देते हैं, आप इंस्टीट्यूशन से कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं, घर पे बिना अपनी इच्छा से सोते रहते हैं और आपको लगता है कि मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, और आपको ये मालूम पड़ता है कि जब एकदम से जब कंडीशन आती है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो गया और कुछ वाइटल्स ऑर्गन्स इसमें इफेक्टिव हो गए और जो सीरियस कंडीशन हुई और जब हम लोग वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाकर के इसकी डेथ होती है। उसके साथ में मेरा ये भी कहना है कि कोमोर्बिडिटी, तो ऐसा नहीं कि बुजुर्ग आदमी हो या एज वाला हो, कोई ज़्यादा एज वाला, कोई भी किसी आदमी का हाइपरटेंशन कार्डियोवास्कुलर डिजीज उसकी हो सकती है, डायबिटिक भी हो सकता है, तो ये भी उसके साथ साथ में चलते हैं। तो इनका भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि डायबिटिक पेशेंट से कि इम्यून सिस्टम उसका थोड़ा वीक रह जाता है, हम मान के चलते हैं, और इम्यून सिस्टम मान लो अपने समय तक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होता है तो उसका ये है कि वो डायबिटिक पेशेंट के जल्दी वो ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, जबकि रूटीन जो पेशेंट नॉर्मल है जिसके और अदर कोई डिजीज एसोसिएटेड नहीं है तो उसके वो थोड़ा कम असर करेगा। और दूसरी बात ये है कि कार्डियो, आपने मेरे को डेथ के बारे में पूछा था, कोई व्यक्ति कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उसके वो दवाई ले रहा है, वो अंडर ट्रीटमेंट है, डायबिटिक के अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उसमें यह है कि वो मैंने आपको फिर बताया कि जो आपके जो टर्शियरी लेवल के इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को स्पेशली विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अब उनको आप टर्शियरी इंस्टीट्यूशन से आप कॉन्टेक्ट में रहिए, आपके दोस्तों को, आपके जो मिलने वाले हैं उनसे भी आप अपनी सिचुएशन को बताइए, आपका क्या अभी स्थिति चल रही है कोविड की, आप भले माइल्ड केस है या माइल्ड हो, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी जानकारी हो और आप उनके टर्शियरी लेवल के इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्ट में रहिए, क्योंकि आप कभी भी गंभीर अवस्था में पहुंच सकते हैं, माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर। उस स्थिति में आपको इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए। और ऐसे पेशेंट को मैं एडवाइस करूंगा कि वो कोविड सेंटर से कॉन्टेक्ट करके और एडमिशन ले लें, तो वहाँ पे रहे, उनकी देख रेख में, उनके कोविड की टीम के देख रेख में पूरा ट्रीटमेंट लें और वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं। सबसे बड़ी कि आपकी बॉडी के पास में ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन अगर आपको वहाँ अवेलेबल है तो आपका ऑक्सीजन आपका एस्टिमेट हो जाएगा कितना ऑक्सीजन लेवल है आपका, उसके अकॉर्डिंग फ्लो में आपको उसी अकॉर्डिंग मतलब वो फ्लो दिया जाएगा और आप सैचुरेशन लेवल पे रहेगी तो आपकी लाइफ सही हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप। हैंड सैनिटाइजर्स आजकल दुकानों पे मिल रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के आ रहे हैं, तो किस हैंड सैनिटाइजर को लेना चाहिए या बेस्ट तरीका क्या है कि अपने हाथ साफ रखे जाएं, स्पिरिट लेवल कितना होना चाहिए, या कोई भी हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकता है? मेरा कहने का इसमें सैनिटाइजर बहुत सारे मार्केट में बिक रहे हैं, इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई। जैसे जैसे कोविड आया तो पहले तो बहुत ही लिमिट में ये चीज़ अवेलेबल था सैनिटाइजर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोगों ने इसका वो अपना एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि धंधा भी बनाया लोगों ने, भाई सैनिटाइज बिकेंगे, कोविड से लोग डरेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ आम आदमी के लिए मेरी यही सलाह है कि आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉश विद ए नॉर्मल सोप से फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते रहिए आप, नॉट एंटीबैक्टीरियल सोप की भी आपको आवश्यकता नहीं, नॉर्मल सोप की जरूरत है, क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है वायरस, ये वायरस है। तो ये उस नॉर्मल सोप से अगर हाथ में कुछ थोड़ा बहुत है कुछ तो उससे साफ हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉश रखिए आप, देन डिस्टेंस एंड देन आपका हैंड वॉश, डिस्टेंस एंड मास्क। हैंड वॉश, डिस्टेंस एंड मास्क, तीन प्रिवेंटिव मेजर्स। बीपी या जिनकी हाइपरटेंशन होती है, हार्ट डिजीज, वो ज्यादा रिस्क में है कोविड वायरस की वजह से? आपको बता रहा हूँ कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसको अपन बोल रहे हैं बीपी वाला, तो नॉर्मली जैसे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिस व्यक्ति के है और पॉजिटिव आ गया है, तो उसमें क्या होगा कि आप ये समझ रहे हैं कि वो अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज उनके, तो उसकी मतलब कार्डियोवास्कुलर जो कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की जो मसल्स हैं, वो अपने ये मान के चलेंगे कि वो कमजोर है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग ड्यूरिंग द ड्रग ट्रीटमेंट समटाइम्स लीवर को भी अफेक्ट करता है, किडनी को भी अफेक्ट करता है, हार्ट का आपकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो कई बार
कोविड के अंदर बहुत सारे पेशेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी जानकारी में है, जो उनको कोविड से जो कॉज ऑफ डेथ उनका हार्ट ही रहा है, हार्ट अटैक। जो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, मतलब मेरा कहने का पंपिंग उसकी बंद हो जाती है, हार्ट बंद हो जाता है। जो जिन पेशेंट्स को टीबी या ब्रोंचिलाइटिस या अस्थमा है, उनको कोविड से ज्यादा रिस्क है जिनको क्रोनिक ब्रोंचिलाइटिस, टीबी या अस्थमा है? इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला हूँ कि जो ये वायरस है, फर्स्ट इसका जो सिस्टम है जिस पे अटैक करता है वो रेस्पिरेटरी होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करता है, और कोई व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा हो, क्रोनिक अस्थमा हो, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो, जो ये सारे लंग्स में होते हैं ज़्यादातर, तो उस कंडीशन में आपका लंग्स आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये हम मान के चलें कि हमारा वीक है, तो हमें कुछ उन लोगों को अलग से कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और वो अगर कहीं बाहर वगैरह भी जाते हैं तो उसमें थोड़ा पोल्यूशन है, धूल है, धुआं है, इन चीज़ों से भी बचें। और जो भी आप ऐसे लोग जो होते हैं वो चेस्ट डिजीज या रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डॉक्टर्स हैं उनके कांटेक्ट में पहले से रहते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हुए कोविड का इलाज भी कर रहे हैं और उनकी सलाह तो लेते ही हैं। फिर उनको कोविड सेंटर में जाना ही है। कोविड सेंटर में वो लोग कोविड की जो टीम है पूरा मॉनिटर करती है हर चीज़ को, भले डायबिटिक हो या कार्डियो हो, भले अस्थमेटिक हो, सबका मॉनिटर करती है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी डायबिटिक भले वो ड्रग ट्रीटमेंट लगना, ब्लड शुगर अगर बढ़ गया तो उसका किसी भी लेवल पर आप सब ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखते हैं, ब्लड प्रेशर उसको भी कंट्रोल करते हैं। सारी ड्रग्स हैं वो अवेलेबल है। कोविड में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे या जवान, वो सब इक्वल वल्नरेबल हैं और मतलब कोविड उन सबको लग सकता है, या बच्चे और जवानों में ज़्यादा इम्यूनिटी होती है? कईयों को ये होता है कि हम यंग हैं, हेल्दी हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें कोई डिजीज नहीं है, हमें कोविड नहीं होगा। या कर रहा हूँ थोड़ा सा कंपेरेटिवली अपन मान लेते हैं कि एक यंग होता है व्यक्ति और एक एज में होता है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मैं यंग हूँ तो मेरे कोविड नहीं होगा, मेरे को कोरोना प्रभावित नहीं करेगा, मैं कोविड से संक्रमित नहीं होगा, ये लोगों की गलतफहमी है। और वो पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं तो मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जो यंग हैं वो 10-10 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे और उसके बाद भी उनकी डेथ हुई है। तो इसलिए उसमें यही बात को मैं वापस आपको बताऊंगा कि लोग उसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और एक टाइमली उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, टेस्ट नहीं कराएंगे, अपना देखेगा ठीक है ऑक्सीजन लेवल चल रहा है मेरा, तो वो सिचुएशन में फिर वो लोग आगे मॉडरेट से सीवियर तक पहुंच जाते हैं, और वो लोग यंग लोगों की भी डेथ मैंने देखी है। थैंक यू डॉक्टर। क्या एक्सरसाइज करने से कोविड में हेल्प होती है? वॉकिंग, जॉगिंग या योगा, इन सब एक्टिविटीज से? आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियो दोनों की एक्सरसाइज होती है। और दोनों की एक्सरसाइज अगर आप वॉक कर रहे हो तो ये मतलब अगर आप एक्सरसाइज हार्ट और लंग्स की दोनों की अगर एक्सरसाइज होगी तो थोड़ा तो सपोर्ट होता ही, आदमी अच्छा रहता है। आजकल लोगों को एक कंसर्न रहता है कि मरीज बहुत हो गए हैं और हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर नहीं है, तो क्या लोगों को घर में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने चाहिए या इसकी अभी जरूरत नहीं है? इसके लिए ये है, जैसे आपके ऑलरेडी किसी अस्थमेटिक है, कोई ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा पेशेंट, उनके पास ऑक्सीजन लेवल है, तो ठीक है। अदरवाइज आप लोग ये सोच, ऐसा है कि लोगों की सोच भावना ये है कि वेंटिलेटर पे बहुत कम % लोग जो है वहाँ तक पहुँचते हैं, और वो लोग अपनी खुद की लापरवाही से पहुँचते हैं वेंटिलेटर पे। इवन डॉक्टर्स भी पहुँचे हैं वेंटिलेटर पे और उनकी डेथ भी हुई है। तो उसके लिए यही है कि मैं डॉक्टर को मैं ट्रीटमेंट कर लूँगा, वो वाली बात। एक आम आदमी भी सोचता है कि यार मेरे घर में ठीक हो जाए, सब लोग वहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे। लेकिन ये है थोड़ी सी वहाँ पे जाने में, इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटलाइज होने में, इंस्टीट्यूशन में भर्ती होने में, उसमें तो लगता कौन जाएगा करेगा। लेकिन ये अच्छा रहता है मेरे ख्याल से, कोविड सेंटर से आप कॉन्टेक्ट में रहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, टीम के दिन आपका ट्रीटमेंट चलता है, तो आपको वेंटिलेटर तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन का वहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि भाई ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग फ्लो है,
वो पेशेंट को मिल जाता है, ऑक्सीजन अवेलेबल है और फुल सेचुरेशन पे ऑक्सीजन चल तो पेशेंट की डेथ की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं घर पे ही ठीक हो जाऊंगा, वो लोग ही ज़्यादातर। एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए क्या मास्क लगाना चाहिए आदमी को? मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सलाह नहीं दूंगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, उसके भी आप पार्क में घूम रहे हो, अकेले हो, क्राउड में आपको घूमना अकेले में मैं सलाह नहीं दूंगा। आप अकेले वॉक करिए, पार्क में जाइए अकेले, और आपको एक्सरसाइज करनी है घर में करो चाहे बाहर करो, तो वहाँ पे उस समय पे आपको मास्क लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय ऑक्सीजन की आपको ज़्यादा जरूरत होती है, और अगर आपने मास्क लगाया है तो आपकी ऑक्सीजन की अंदर सप्लाई कम हो जाएगी और उसमें आप उल्टे रिस्क में आ सकते हो। इसलिए ये मैं उस समय इसको सलाह नहीं दूंगा कि मास्क लगाएं। ग्लव्स पहनने से, जो लोग ग्लव्स पहनते हैं एक हाथ पे या दो हाथ पे, उससे कोविड रुकने में मदद होती है? नहीं, लोगों ने इसको अपनाया है लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं है। ग्लव्स ये कंटिन्यूस आप पहने रहते हैं तो ग्लव्स के ऊपर वो वायरस जो है वो मतलब उसके ऊपर जम जाता है, अटक जाता है उस पर ग्लव्स के ऊपर। सपोज अपन ने उस ग्लव्स को उसका ऐसा वो ग्लव्स पहन रखा और अपन ने उसको नाक या मुंह के ऊपर टच कर दिया तो वो इन्फेक्शन आपके नाक मुंह से अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर एंटर हो जाएगा और आपको पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए मैं तो नहीं, तो मैं इसलिए उसके लिए बोलता हूँ फ्रीक्वेंट हैंड वॉश इज बेस्ट। कोविड का टीका कब तक आने का है, जो वैक्सीन है, आपको क्या लगता है? आपके अकॉर्डिंग जो स्टडी है, आपने जो अपडेट आपको मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिलते रहते हैं, और कोविड वैक्सीन कितने दिन में ट्रीटमेंट दे देगा एक आदमी को? कब, क्या प्रोजेक्शन लगता है आपको, कब तक रिलीफ मिलेगा वैक्सीन का? देखिए, इसके बारे में मैं आपको राहुल जी ये बताऊंगा कि एक ग्लोबल समस्या है, अपने इंडिया की नहीं है, अपने किसी स्टेट की नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और सभी साइंटिस्ट लोग, सारी एजेंसी इसके लिए बहुत डे एंड नाइट बहुत प्रयास कर रही है। उस वैक्सीन बनाए भी उन्होंने, लेकिन उसके ट्रायल पे भी चल रहे हैं। और जहाँ तक मैं बताता हूँ कि हमने एम्स में मीटिंग से जो बात हुई है WHO CDC, ताकि हम लोग ये होप करते हैं कि मतलब जनवरी 2021 तक हमें उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है ये भी हम नहीं कह सकते, और ये भी श्योर नहीं 2021 में उपलब्ध है, क्योंकि कुछ जगह पे ट्रायल ली गई है इस वैक्सीन से, और वो ट्रायल जो ली है उस ट्रायल में साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आए कुछ लोगों के, जो मैं आपको बाद में मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत सीवियर हो गए, तो इसीलिए अभी उस वैक्सीन को रोक दिया गया है। एक जानकारी मेरे को ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें एक वैक्सीन बन रहा है जो शायद इस कोविड-19 जो है अपना कोरोना, उसके साथ में अदर वायरस को भी के अगेंस्ट को कवर करेगा, लेकिन अभी कितना क्या कुछ कह नहीं सकते, अभी अर्ली टू से एनीथिंग। हम कंफर्म नहीं कर सकते कितनी माल लगेगा, क्या डोज का शेड्यूल क्या होगा, ये भी कंफर्म नहीं, लेकिन हम सोच रहे वी होप कि हमें जल्दी ही इसकी सफलता मिल जाए, सक्सेस हो जाए वैक्सीन के लिए। अगर किसी के गले में कोविड वायरस है और वो सेल के अंदर नहीं गया, गले तक ही है, जैसे नाक में या गले में, और लोग स्टीम लेते हैं या गरारे करते हैं, गर्म चाय कॉफी लोग बोल रहे हैं, ठंडा नहीं पिए, तो इसका कोई फायदा है गर्म चीजें पीने का और ठंडा नहीं पीने का? ठंडा तो ज़्यादा ठंडा तो मैं एडवाइस किसी को नहीं करूँगा। दूसरी बात गर्म पानी, गरारे की बात आपने पहले भी मैंने आपको बता दिया कि रूटीन में आपके अगर आपके URI है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और कोल्ड से किसी से आपके गले में दर्द हो सकता है, तो गुड साइलेंट एडवाइस है, और जो आप स्टीम बता रहे हो वो भी कोई, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम में वायरस एंटर हो गया है तो वो सेल को पेनिट्रेट कर देता है, सेल के पेनिट्रेट के अगर वो अंदर चला गया है तो वो मरेगा नहीं। लेकिन आप कंटिन्यूसली अपनी ये कि आप फूड साइलेंट के लिए मना नहीं करूँगा, और मैं आपको स्टीम के लिए भी मना नहीं करता हूँ, आप ले सकते हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है कि 100% कि भाई इससे कोविड से मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा। धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप। कोविड के
में आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, फेलोशिप नहीं हो रही है, कहीं सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही है, लोग घरों में ही बैठे हैं, ऑनलाइन या टीवी देख रहे हैं। इसी मानसिक स्थिति से जो मेंटल डिप्रेशन आता है, और कई लोगों ने सुसाइड भी किया है कोविड इरा में। लोगों के धंधे डाउन है, बिजनेस नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो इसका क्या अल्टरनेट ऑप्शन है एक इंडिविजुअल के पास, आम आदमी के पास, कि वो अपने आप को मोटिवेट और पॉजिटिव रख सकता है? मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि देखो, ये जो कोविड की जो समस्या आई है, ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अपने एक लोकल कंट्री की नहीं है, या हमारे अपने कंट्री के, अपने स्टेट की नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की समस्या है। और इसमें अर्थव्यवस्था जो मेन चीज़ है, जो हर आदमी की बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, घर को प्रभावित करती है, उसके पूरे बजट को भी करता है उसका। तो उसके लिए ये नो डाउट ये मानना पड़ेगा, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जो भी ये व्यवस्था जिस कोविड ने जो प्रभावित की है, उससे हर आदमी उससे प्रभावित हुआ है, हर आदमी प्रभावित हुआ, तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसके लिए ये बात ये सोचना चाहिए कि ये जो फेज आया है पूरी दुनिया के लिए है, मेरे लिए नहीं है, और हम सब साथ मिलके इससे लड़ेंगे। दूसरा ये कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, टाइम से आप उठिए, टाइम से आप बात लीजिए, हल्की व्यायाम करिए, थोड़ा अंदर भी रह रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करिए। और मैं आपको एक बात मैंने आपको पहले भी बताई, सर अभी बता रहा हूँ, शायद बताइए तो, कि आप हमेशा अंदर ही रह करके आप समझते हैं कि स्टाइल जो है ना, मतलब उसमें रह रहा हूँ, मतलब स्टाइल में रह रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल, और आप खा रहे हैं, स्पाइसी भी खा रहे हैं, ये बहुत सारा कुछ खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट हो रही है, मेरी बहुत इम्यूनिटी बढ़िया हो रही है। लेकिन मेरा जो ये कहना है कि आप हल्की एक्सरसाइज जो आप लोग बता रहे थे, जो योगा है, प्राणायाम है, ये करते रहिए, टाइम से खाना खाइए, लेकिन आपको बाहर भी एक्सपोज होना ज़रूरी है कि आपका अंदर ही अंदर आप रहते हैं, तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपको इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं अंदर ही हूँ और मैं बिल्कुल सेफ हूँ और स्टाइल वातावरण में रह रहा हूँ, लेकिन वो आपको आपका इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर रहा है, तो आपको बाहर के वातावरण में भी एक्सपोज होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट क्राउड में चले जाइए, बट आपको जाना चाहिए, आपके पड़ोस में पार्क में जाइए, जहाँ पे आपको बिल्कुल एकांत वातावरण मिले, ऐसी जगह पे चले जाइए, बीच पे चले जाइए, आप ऊपर घर की छत पे भी देखिए, बाहर निकलिए। मेरा जो कहना है ये कि आप अंदर छुप के रहने का मतलब नहीं है, क्राउड में जाने के लिए मैं एडवाइस करता हूँ। और दूसरी बात यही, अपने फ्रेंड सर्कल से रेगुलर कांटेक्ट में रहिए और उनसे अच्छी बात करें। आप कुछ अगर आप वैसे तो अभी अनलॉक हो रखा है, लेकिन आप घर के अंदर भी देखें तो अच्छे वातावरण में रहें, घर वालों से अच्छा, पैनिक ना हो। डिप्रेशन की कोई बात नहीं है कि ये सारी व्यवस्थाएं ये एक ग्लोबल समस्या आई है, हर व्यक्ति के साथ में आई है, टॉप टू बॉटम जितने हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो सभी के लिए ये समस्या है। तो आप अकेले नहीं हो, ये मान के चलो कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ इसके लिए लड़ रहे हैं। तो अब उसके लिए आपको कहीं भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाना खाएं और अपना स्वस्थ रहें, घर में कोई भी मनोरंजन, संगीत, उसका सहारा लें अगर ऐसा आपको कोई लग रहा है कि भाई मैं डिप्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओपी कुलदीप जी, आप इंडियन करस्पॉन्डेंट के टॉक शो में आए। आप कोरोना वॉरियर हैं और लोगों की जान, इस वॉर में डॉक्टर्स ही देवता हैं, भगवान हैं। आपको इंडियन करस्पॉन्डेंट सैल्यूट करता है और थैंक यू फॉर बीइंग, इट वाज अ प्रिविलेज टू हियर। कुलदीप जी ने जो सवालों के जवाब दिए हैं, ये आम आदमी के दिमाग में रहते हैं कोरोना वायरस के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।